नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देश इस समय कोरोना से जूझ रहा है और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। कहीं बेड नहीं है तो कहीं ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है और दरअसल हर रोज 3 लाख से ज्यादा नए मामले आने के से सिस्टम फेल हो गया है और बीते दिन तो रिकॉर्ड 3,62,757 नए मामले सामने आए हैं और वहीं रिकॉर्ड में 3,285 मरीजों की मौत हो गई है और जो कि अब तक का सबसे ज्यादा मामले हैं। लेकिन इन सबके बीच अब देश के कई जिलों में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने के संकेत मिलने लगे हैं। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक प्रपोजल तैयार किया गया है जिसमें कहा गया है कि शहरों में लॉकडाउन लगाए जाने की सिफारिश की गई है और जहां कोरोना संक्रमण की दर 15% से अधिक है, इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट देने की सिफारिश की गई है। ऐसे में जिलों की संख्या देश में 150 के करीब हो सकती है। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की मंगलवार हुई बैठक में यह प्रस्ताव आया है कि हालांकि इस पर अंतिम फैसला केंद्र की ओर से राज्यों के साथ चर्चा के बाद लिया जाएगा और कोरोना के बढ़ते केस के बीच इस पर लगाम लगाने के लिए ऐसे कदम उठाए जाने की जरूरत भी बताई गई है। वही जो प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है उसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में लॉकडाउन जरूरी है। इन जिलों में जरूरी सेवाओं को छूट देकर लॉकडाउन लगाना होगा, नहीं तो स्वास्थ्य प्रणाली पर इसका बोझ अधिक बढ़ जाएगा। तो देश में एक्टिव केस की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश के 150 जिलों में लॉकडाउन लगाने की संभावना जताई जा रही है क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं बिल्कुल चिंताजनक है। और तोड़ मामले जो दर्ज किए गए हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं और चौंकाने वाले हैं क्योंकि जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं और जो सामने आंकड़े आए हैं वो अब तक के दुनिया में सबसे ज़्यादा ये मामले एक दिन के सबसे ज़्यादा दर्ज किए गए हैं। भारत में लगातार जिस तरीके से भारत से आने जाने वाले कई फ्लाइटों को कई देशों ने रोक दिया है। लगभग जिक्र किया जाए तो लगभग 2 दर्जन से अधिक देशों ने इस बात का फैसला लिया है कि भारत से कोई भी आने जाने में प्रतिबंध लगा है। हालांकि अगर बात की जाए देशों की तो वो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और हर तरह से भारत की मदद करने की बात भी कर रहे हैं। अलग अलग देशों के बयान आ रहे हैं, अलग अलग देशों से मदद भी उपलब्ध कराई जा रही है, ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है। लेकिन जो मामले आ रहे हैं वो भारत के लिए चिंताजनक मामले हैं और लगातार जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं अब सिस्टम पर कि आखिर जो पहली लहर आई थी उसके बाद से ये सरकार की क्या तैयारी थी, क्योंकि वेंटिलेटर का अभाव लगातार बना हुआ है, ऑक्सीजन का अभाव लगातार बना हुआ है और एक दिन में 3,60,000 से जो ज़्यादा जो मामले आ रहे हैं कोरोना के वो ये बताते हैं कि भारत की स्थिति कोरोना के मामले में कहां पर आकर के खड़ी हुई है। ये मामले जो आ रहे हैं दुनिया में एक दिन में सबसे ज्यादा मामले सामने आने वाला भारत ऐसा पहला देश बन गया है। तो 2 दर्जन से अधिक देशों ने भारत से आने जाने वाले लोगों पर हालांकि रोक लगा दी है, लेकिन उन देशों ने भारत की हर तरीके से मदद करने की बात कही है और भारत के साथ वो कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं क्योंकि जिस तरीके से जो ऑक्सीजन की सप्लाई आ रही है वो ये देखा जा सकता है, वो इस बात का बताता है, सबूत है कि भारत से कंधा मिला करके अन्य देश भी खड़े हुए हैं और वहां से लगातार और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ अरविंद विद्रोही जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और मोहित रंजन जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अरविंद जी आपके पास आएंगे कि जिस तरीके से जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, भारत के मामले अब जिस तरीके से जो सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा मामले 24 घंटे में आने वाला देश पहला देश बन गया है। क्या कहेंगे आप? जी जी, अनुपात से देखा जाएगा की खबर होगी, लेकिन हमारे यहाँ संक्रमण कुल मिला के संक्रमण रूप ले चुका है
और अब इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारे यहाँ संक्रमित लोग ज्यादा निकल रहे हैं। दरअसल अब इस महामारी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि जितने लोग संक्रमित हैं उनकी पहचान हो जाए, उनकी टेस्टिंग हो जाए और उनका इलाज शुरू हो, और नए संक्रमण की जो संभावना है, अगर संक्रमित की पहचान नहीं होगी, वो नए लोगों को संक्रमित करेंगे, वो रुके। अब बिल्कुल घबराने की या चिंता करने की बात अब नहीं है। वो समय गुजर गया कि जब हम चिंता करते कि हमारा संक्रमण कितना हो सकता है, वो फिर गुजर गया है। अब वो समय है कि जब सब लोग सतर्क रहे और जितने लोगों को भी संक्रमण हुआ है उनकी टेस्टिंग हो जाए, उनका इलाज शुरू हो और सभी लोग स्वास्थ्य निर्देशों का पालन करें। बिल्कुल घर से निकलना बहुत निहायत जरूरी हो तब हो, सेल्फ लॉकडाउन की स्थिति लगावें और पूरी तरह से मान करके मेरा मानना है कि सतर्कता की जो बिल्कुल चरम होता सतर्कता, उसका पालन करें। खुद को हर आदमी मान ले कि हमको हर वो प्रिकॉशन रखना है जो हमको कोविड से बचाएगा, और अपनी डाइट को संतुलित रखें। जो भी स्वास्थ्य निर्देश बताया जा रहा है कोविड के पेशेंटों के लिए, उसमें दवाइयों को छोड़ करके जो भी खाने पीने की चीजें हैं, काढ़ा है, सब है, सबका पालन सारे लोग शुरू कर दें। यही उपाय है। बिल्कुल ठीक बात है। मोहित रंजन जी, जिस तरीके से जो मामले बढ़ रहे हैं और उसके बाद अब तो तमाम सारे देशों ने ये भी बैन लगा दिया है कि भारत से ना तो वहां कोई जा सकता है और ना वहां का नागरिक कोई भारत आ सकता है, इतनी बड़ी पाबंदियां। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अखबारों में, अब विदेशों के अखबारों में जो हेडलाइनें छप रही हैं, जो तस्वीरें छप रही हैं, ऑस्ट्रेलिया के अखबार में आपने देखा होगा कि कल किस तरीके से तस्वीर भारत में जलती हुई चिताओं की तस्वीर छपी है। अब वहां पर बैठा हुआ जो एनआरआई होगा, वो उसके मन में क्या सवाल कौंध रहे होंगे भारत को लेकर के? देखिए, अभी जो समय है हमारा, जो भी कुछ लोग सोचे, लेकिन अभी जरूरी ये है कि हमें आपस में तालमेल बना कर रखना चाहिए। दिक्कत ये नहीं है कि बाहर क्या छप रहा है, दिक्कत ये है कि हमारे देश में सच में चिताएं कितनी जल रही हैं और उन जलते चिताओं को रोकने के लिए हमारी सरकार क्या कदम उठा रही है, ये सोचना जरूरी है। तो अभी हमें दूसरों के बारे में नहीं सोचना है और अभी हमारे देश के बारे में कि हमारी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, ये सोचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि ये सोचना बहुत जरूरी है। और अरविंद विद्रोही जी, क्या माना जाए, जिस तरीके से ये इतना बड़ा मामला बढ़ता जा रहा है कोरोना का, तो ये सरकार की लापरवाही माना जाए? क्योंकि अब तमाम सारे विपक्षी दलों तो आरोप लगा ही रहे हैं, लेकिन अब आम जनता के बीच से भी ये आवाज उठने लगी है कि कहीं न कहीं सरकार की ये बड़ी लापरवाही और नाकामी है। योगेश जी, कई बार ये बात हो गई है, पता नहीं क्यों हम अपना आत्मनिरीक्षण नहीं करते। चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्षी दल हो या समाज से अगर जो भी लोग ये कह रहे हैं कि केवल सरकार की गलती है, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि क्या उन्होंने लगातार मास्क लगाया, क्या उन्होंने सैनिटाइजेशन किया, क्या उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, क्या उनके पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने, मोहल्ले वालों ने या जिस सामान लेने जाते थे वहां उन्होंने किया। और उसके बाद आप राजनेताओं को कहिए, विपक्षी दल, सत्ताधारी दल, सब लोग पहले अपना आप विश्लेषण कर लें। हम सावधानी रखने के मामले में समाज और सरकार पूरी तरह से फेल रहे हैं। सब लोग दूसरे को दोषारोपण करने की एक जो बीमारी है, ये भी एक बीमारी है समाज में, कि अपना कर्तव्य न निभा करके दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना। आज की स्थिति भी बहुत दुखदायी स्थिति बता रहा है। इतना होने के बाद त्राहिमाम मचा है, इतने के बाद भी लोग अवेयर नहीं है। जो कूड़ा उठाने वाले तक कर्मी आ रहे हैं वो भी मास्क नहीं लगाए हैं। कूड़े में कूड़ा घर से डालने जो लोग जा रहे हैं वो भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। सब्जी वाले, बहुत से सब्जी वाले, उनको धन्यवाद दे रहा हूं आपके माध्यम से, वो मास्क लगा के आ रहे हैं, लेकिन सब्जी खरीदने जो पढ़ा लिखा तबका आ जा रहा है, वो सब्जी खरीदने घर से निकल रहा तो बिना मास्क के निकल रहा है। आज केवल सरकार को हम कैसे दोषी करें? अरविंद जी, आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, सरकार पर दोषारोपण मरना नहीं चाहिए, पहले अपने आप को देखना चाहिए। लेकिन समस्या इस बात की आ जाती है कि जब जो सिस्टम, जो सरकार जो नियम कानून बनाती है, वही उस नियम कानून को फॉलो नहीं करते हैं, तो देश की आवाम के साथ सामने जो मैसेज जाता है वो वही करने पर मजबूर हो जाती है। बिल्कुल, मैं इस चीज को भी कह चुका हूँ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा अभी मुश्किल से 15 दिन पहले उनका जयपुरिया स्कूल में शिक्षा मंत्री भी गए थे, तो मैंने भी लिखा था, कई पत्रकारों ने लिखा, दुर्भाग्यवश उनके पीएस की डेथ हो चुकी है कोविड-19 से। वो खुद जो है
अब अस्पताल में शिफ्ट हो गए, उनकी पत्नी शिफ्ट हो गई है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ योगेश जी, मेरी तबीयत खराब होगी, आपकी होगी, तो हमारा परिवार पीड़ित होगा। बड़े नेता है, उनका होगा, उनका परिवार होगा, उनके लिए बेड भी हो जाएगा। तो अब जनता को अपना सोचना चाहिए ना सर। हम क्यों ये नौबत आने दें कि हमको बेड के लिए और ऑक्सीजन के लिए जाना पड़े। हमारे समाज में लोग, हम भी कल भी आपके साथ चर्चा की, हमारे समाज का एक दुर्भाग्य और भी है कि हमारे ही बीच के लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं, पूंजी का तांडव कर रहे हैं, पूंजी कमाने के चक्कर में अपने ही नागरिकों की, अपने ही भाई बंधुओं की जान ले रहे हैं। हम समाज के रूप में कहाँ चले गए। सरकार तो ठीक है, सरकार नकारा है, निकम्मा है, हम अगले चुनाव में उलट देंगे, पलट देंगे, नई सरकार बना देंगे। नई सरकार जो आएगी, उन्होंने 70 साल में क्या किया। राजनीति का विषय नहीं है, ये जीवन को बचाने का और जीवन शैली को सुधारने का समय है। ये महामारी आपको संदेश दे रही है कि आप रिश्तों को और मानवता की डोर को पकड़ लीजिए, नहीं तो आप जो विकास की तरफ जा रहे हैं, ये विनाश की तरफ ले जाएगा। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। ये जो आपदा में अवसर ढूंढने का काम ये जो कालाबाजारी वाले लोग कर रहे हैं, ये बेहद शर्मिंदगी भरा है। मोहित जी आपके पास आएंगे, लेकिन आपके पास आने से पहले आपको एक बाइट सुना देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दरअसल 28 जनवरी को एक बयान दिया था, उन्होंने संबोधन किया था। दरअसल दावोस में 28 जनवरी को वर्ल्ड इकोनॉमी को लेकर के तमाम सारे देशों के लोग शामिल हुए थे और वो बैठक हुई थी। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधन किया था। लगभग 18 मिनट का वो संबोधन उस दिन उन्होंने किया था, 28 जनवरी 2021 को ही। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। उस दौरान उन्होंने जिस तरीके से कोरोना को लेकर के जो बात कही थी, मुझे लगता है कि आज उन बातों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातों को खुद सुनना चाहिए और जो सिस्टम के में बैठे हुए लोग हैं उनको भी सुनना चाहिए कि आखिर उन्होंने क्या कहा था। उसके बाद आपसे सवाल लेते हैं। जब कोरोना आया तो मुश्किलें भारत के सामने भी कम नहीं थी। मुझे याद है पिछले साल फरवरी, मार्च, अप्रैल में दुनिया के कई नामी एक्सपर्ट्स और बड़ी बड़ी संस्थाओं ने क्या क्या कहा था। भविष्यवाणी की गई थी कि पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे प्रभावित देश भारत होगा। कहा गया कि भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी आएगी। किसी ने 700-800 मिलियन भारतीयों को कोरोना होने की बात कही तो किसी ने 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की मृत्यु का अंदेशा जताया था। दुनिया के बड़े बड़े और आधुनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों का उस समय जो हाल था वो देखकर भारत जैसे विकासशील देश के लिए दुनिया की चिंता भी स्वाभाविक थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तब हमारी क्या मनोदशा रही होगी। लेकिन भारत ने खुद पर निराशा को हावी नहीं होने दिया। भारत प्रोएक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन के अप्रोच के साथ आगे बढ़ता रहा। हमने कोविड स्पेसिफिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर जोर लगाया। हमने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कोरोना से लड़ने के लिए ट्रेन किया। टेस्टिंग और ट्रैकिंग, इसके लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया। इस लड़ाई में भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदल दिया। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को यह संबोधित किया, मोहित जी आपके पास आएंगे कि अभी आपने सुना कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे, तो क्या लगता है कि ये जो बातें कही गई थी और जो आज की हालात हैं, उस समय ये कहा जा रहा था प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो क्या ये आत्मविश्वास है जो ले डूबा है देश को आज? देखिए, आत्मविश्वास के कारण थोड़ी सी परेशानी तो हुई ही है। साथ में सरकार अपने स्तर पर जो काम कर रही है, सिर्फ सरकार का ही दायित्व तो नहीं है कोरोना से
को बचाव का, क्या समाज का कोई दायित्व नहीं होता है? क्या लोगों को खुद मास्क पहनकर नहीं घूमना चाहिए, या क्या लोगों को घर में नहीं रहना चाहिए? बेवजह लोग बाहर जा रहे हैं, बेवजह लोग बाहर घूम रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं। ये तमाम वीडियो, ये तमाम फुटेज आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। मोहित जी, हर तरीके से देश की आवाम तो सरकार के साथ खड़ी थी, अब देश की आवाम वो देख रही है कि हमारे राजनेता क्या कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी जो है, जो सत्तासीन है, वो उसके नेता क्या कर रहे हैं। गलती गिनवाकर आप बच नहीं सकते। समाज का भी कुछ दायित्व है। समाज का जो दायित्व है वो तो आपने कहा ताली थाली बजाइए, तो समाज ने ताली थाली बजाया। आपने कहा पीएम कोरोना जो पीएम केयर फंड है आप उसमें डोनेशन करिए, समाज ने उसमें डोनेशन किया। समाज तो हर तरीके से आपके साथ खड़ा है ना। ताली बजाने को आप लोग मजाक बेशक कहें, लेकिन मैं मजाक कतई मजाक नहीं ले रहा हूँ मोहित जी, मैं कतई मजाक नहीं ले रहा हूँ। मैंने ये कहा कि समाज हर तरीके से आपके साथ खड़ा हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपको। अभी मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर सड़क पर खुलेआम लोग घूम रहे हैं। ठीक, आप मेरे बैल्कनी में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर से लोग घूमते हुए नजर आएंगे। तो क्या समाज को अपने घरों में नहीं रहना चाहिए? बेवजह क्यों निकल रहे लोग? रहना चाहिए, रहना चाहिए। अब सरकार प्रधानमंत्री सरकार को आप हर चीज पर ब्लेम करके आप बच नहीं सकते हैं। सरकार का जो काम था सरकार कर रही है, सरकार अनाउंसमेंट की, सरकार है। कहीं कहीं सरकार से गलती हुई है, ये माना जाता है और मैं मान भी रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार पूर्ण रूप से गलत है। लोगों की भी गलतियां हैं। जब कोरोना का संक्रमण फैल रहा था, लोगों को सब पता था, न्यूज चैनल को दिखा रहे थे, सबको सब कुछ पता था, लेकिन क्या लोगों ने बस में ट्रैवल करना, लोगों ने बेवजह बाहर घूमना बंद कर दिया? नहीं बंद किया। तो इसके लिए समाज को भी सोचना पड़ेगा और समाज का कुछ दायित्व है, उसका समाज को भी अपना फर्ज निभाना पड़ेगा। ठीक है, आपने कहा, अब आपको याद दिला देते हैं, क्योंकि आपने ताली और थाली को लेकर के कहा कि आपको मजाक लगता होगा। आप लोगों को कतई मजाक नहीं लगता था और ना अभी भी लग रहा है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो हमारे साथ, आपके साथ देश की आवाम ने उनका अनुसरण किया और वो बात मानी। 18 मई 2021 को बिल्कुल एक पत्र लिखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार भास्कर कलवे जी की तरफ से। उन्होंने कहा कि 3100 करोड़ रुपए जो पीएम केयर फंड में आए थे उसमें से 3100 करोड़ रुपए वेंटिलेटर के लिए खर्च किए जाएंगे। और आज के हालात क्या हैं वो आपसे छुपे नहीं हैं। तब से लेकर के ये हेल्थ मिनिस्ट्री को उन्होंने 18 मई को ये लेटर लिखा था और हालात आज के क्या हैं आप देख सकते हैं। जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे थे, लगभग 100 कुछ प्लांट लगाए जा रहे थे, उसमें से केवल 32 प्लांट ही अभी चल पा रहे हैं। आपको पता है इस बात को? केवल 32, बाकी इंस्टॉलेशन में है, बाकी प्रक्रिया में है, बाकी ऑक्सीजन प्लांट चल ही नहीं पा रहे हैं। राज्य सरकार तक पहुंची, लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि पिछले साल जब कोविड फैला था तो 8 ऑक्सीजन प्लांट की बात हुई थी दिल्ली में। कहाँ है सारे प्लांट? सिर्फ एक प्लांट लगाया गया, बाकी 7 प्लांट कहाँ पर है? केजरीवाल या और अन्य राज्य की सरकार ठीक है, सवाल नहीं कर सकती। मैं समझ गया आपकी बात को, आपकी भावनाओं को मैं समझ गया सर। मोहित सर सहयोग करेगी तो अपने आप दोबारा जीत कर आएगी। ठीक, अरविंद जी, ठीक है, अरविंद जी से ले लेते हैं, अरविंद जी से कमेंट ले लेते हैं इस पर। अरविंद जी, 162 ऑक्सीजन प्लांट लगाने थे, जिसमें से केवल 32 ऑक्सीजन प्लांट ही चल रहे हैं। अन्य प्लांटों पर अभी तो इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ उस पर अभी काम चल रहा है। और जैसे मोहित जी की आप बात सुने कि वो अन्य राज्यों का दिल्ली सरकार पर वो आ गए कि दिल्ली सरकार क्या कर रही है। ये दिल्ली सरकार एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ना, केंद्र सरकार क्या कर रही है मुझे लगता है उस पर ज्यादा अहम देखना चाहिए। और राज्य सरकार गलत कुछ कर रही है तो केंद्र सरकार उस पर हस्तक्षेप उससे कह सकती है कि हम सही कर रहे हैं। अभी तो राज्य सरकारें केंद्र पर ठीकरा फोड़ रही हैं, वो कह रही हैं कि आप मदद नहीं कर रहे हैं। और लगभग राज्यों में तो बीजेपी की सरकार है ना, ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है। योगेश जी, पिछला ही समय याद कर लीजिए जी, कोविड-19 का फर्स्ट फेज जो हम लोग हमारी सरकारों ने बहुत अच्छे से उसको किया और समाज उस समय भी समाज में बड़े दिग्गज ने जो भी व्यवस्था हो रही थी प्रधानमंत्री की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से अपील हो रही थी, उसका माहौल उड़ा रहे थे राजनीतिक कारणों से। और जिस दिन ताली थाली का भी हुआ, जिस दिन वो बजाने की अपील हुई सामूहिक एकता के लिए, वो करने के बाद जिन लोगों ने ताली बजाई उनमें से भी बहुत से लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ाते हुए दिखे, कुछ अधिक जिलाधिकारी भी दिखे जिनको बाद में दंडित किया गया सरकारों की तरफ से। तो सामाजिक जो जागरूकता और चेतना है उसका नितांत अभाव है भारतीय समाज, इसका दुष्परिणाम हम भोग रहे हैं। और जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने का
बात थी। ऑक्सीजन प्लांट अगर नहीं लगे, हमारे सामने है नहीं लगे, पूर्ण रूप से संचालित नहीं है, यही कमी, यही व्यवस्था में कमी, यही तो राजनेताओं की, सत्ताधारी दलों की और विपक्ष की, दोनों की, और नौकरशाही की अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार का प्रत्यक्ष उदाहरण है। हमारा स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लचर है। सामान्य जीवन में हमारी ओपीडी में 2-2, 2.5 घंटा इंतजार करना पड़ता था। प्राइवेट डॉक्टर्स को कहाँ आप जाते थे तो 50 मरीज पहले बैठे रहते थे। हम तो महामारी झेलने के कहीं स्थिति में ही नहीं थे, और महामारी को भी अभी भी बीमारी की तरह ट्रीटमेंट समाज कर रहा है। सरकारें, देखिए सरकारें हमने चुनी है, सरकारें हम पलट देंगे, करेंगे क्या, और कौन सी सरकार रहेंगे। और ऑक्सीजन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, वेंटिलेटर की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि कोविड-19 के संदर्भ में हमने मास्क नहीं लगाया, हमने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया, हमने सैनिटाइजेशन नहीं किया, हमने जम के उल्लंघन किया। अब ये मत सोचिए योगेश जी कि राजनीतिक दलों ने, प्रधानमंत्री ने रैली किया या कांग्रेस ने किया, सब लोगों ने किया। किसी ने तो चुनाव आयोग को नहीं कहा चुनाव रद्द करो, ये तो केवल पत्रकारों की तरफ से मांग उठी, बाद में वो भी बहुत बाद में उठी। तो अभी क्या है कि सब लोग इसमें, सब लोगों ने मनमानी किया है, सबके माहौल उड़ाया है अपने स्वास्थ्य का, और पूंजी के सहारे लोगों ने सोचा है हम सब कुछ बीमारी से निजात पा लेंगे। आप पूंजी, केवल पैसा के तौर पर आप ऑक्सीजन सिलेंडर ला सकते हैं, आप वेंटिलेटर ला सकते हैं, आप जीवन शैली नहीं सुधारेंगे, आप नहीं ठीक हो पाएंगे। महामारी संदेश दे रही है योगेश जी, बड़ी से बड़ी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कोविड-19 में फेल हो गई है। जहां पर पहली व्यवस्था थी, इटली में भी लाशें गिरते हुए देखी थी हमने, नहीं देखी थी, क्या हम भूले थोड़ी ना है। और जो तो भारत में यही अरविंद जी, यही सवाल यही उठता है कि जिस समय इटली में लाशें गिर रही थी, जिस समय वहां पर जगह नहीं बच रही थी दफनाने के लिए लोगों को, उस समय सवाल हम भी तो उठा रहे थे ना। यही चीज मैं पूछ रहा हूँ कि जो लोग भारतीय अन्य देशों में हैं, जो तस्वीरें आज वहां के अखबारों में छप रही हैं, वहां के लोग, भारतीय, वहां के जो भारतीय वहां पर जो बसे हुए हैं, उनके जहन में क्या सवाल उठ रहे होंगे आज भारत के प्रति, यही सवाल है। उनके देखिए बता देता 100% तो नहीं, लेकिन जो देश के बाहर एनआरआई रह रहे हैं वो लोग अपना रुपया पैसा कमा रहे हैं, मजबूत में है। बहुत से लोग उसमें भारत के प्रति प्रेम रखते हैं, अपना योगदान देते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, तो वो ठीक है, दुरुस्त है। जैसे उसमें, लेकिन उनके मन में क्या हो रहा होगा, उनकी रोजी रोटी अपना ठीक है, उनके परिवार के जन यहाँ पर होंगे, उनको पैसा डॉलर कुछ भेज दे रहे होंगे, वही चिंता होगी, सबको अपने परिवार की है। अगर देश समाज की चिंता हो तो देश समाज एक सामूहिक चेतना के स्तर पर जाता है, और सामूहिक चेतना जगाने का प्रयास नरेंद्र मोदी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि सब लोग इकट्ठा होइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, गमछा भी बांध के दिखा दिया। अब क्या मतलब हम आप क्या कर सकते हैं, सामाजिक सामूहिक चेतना के बिना कुछ नहीं हो रहा। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने तो विदेश में नहीं इलाज कराया और कहा था कि हम अपनी बीमारी का इलाज यही कराएंगे दिल्ली में, जो आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, उसी अस्पताल में वरिष्ठ पत्रकार रहे, समाजवादी चिंतक रहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने प्राण त्यागे थे, जबकि पूरे देश के बड़े लोग कह रहे थे कि विदेश में इलाज हो। कहा नहीं, हम बीमारी का इलाज भारत में ही कराएंगे। काश राम मनोहर लोहिया जैसे लोग आज भी वो राजनेता होते या वैसे लोग आज भी होते, क्योंकि आज तो यहाँ से अगर हल्की से भी उनको बुखार भी आ गया तो तुरंत उनके फ्लाइट हो जाती है, विदेशों में भाग जाते हैं, लंदन भाग जाते हैं, वहां पर जाकर के इलाज कराते हैं। काश वो चीजें आज भी होती सर। आज तो केवल उनकी मूर्ति बना करके उनकी मूर्तियों पर केवल माला पहना, माल्यार्पण करने का काम किया जा रहा है, उनके पदचिन्हों पर काम कर चलने का काम ही नहीं किया जा रहा ना। समस्या तो यही पर है सबसे ज्यादा, जड़ तो यही है, मूल सवाल तो यही उठते हैं योगेश जी। इसीलिए हर व्यक्ति को अपनी रक्षा आप करो, शिव शक्ति का जाप करो। जो कोविड-19 के स्वास्थ्य निर्देश है उनका पालन करिए, बिल्कुल पालन करना चाहिए। और जिस तरीके से राजनेताओं को देख करके नहीं, आम जनता को भी पालन करना चाहिए। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बेहद भयावह और चिंता का विषय है, तो ये लोगों से अपील है, जिस तरीके से सरकार कर रही है, लोगों को उसका पालन भी करना चाहिए, कोविड-19 के सारे प्रोटोकॉलों का पालन करना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।